जब ये स्क्रिप्ट हमने लिखी, मतलब विवेक ने जब लिखी स्क्रिप्ट, तो पहले तो हमें पसंद नहीं आई। इसकी कहानी 8 बार चेंज हुई है। बंगाल फाइल्स एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी ही इतिहास का खुलासा हमारे सामने करने वाली है। तो ताशकंद फाइल्स में हमने राइट टू ट्रूथ का मुद्दा उठाया था शास्त्री जी की कहानी बता के। कश्मीर फाइल्स में राइट टू जस्टिस का मुद्दा उठाया था कश्मीरी पंडितों की कहानी बता के। और बंगाल फाइल्स में राइट टू लाइफ हम कर रहे हैं। तो दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर एंड देन दिल्ली फाइल्स द नेक्स्ट वन। तो एक ट्रेलर देखने से या ना देखने से आप पूरे फिल्म का फैसला नहीं कर सकते। आफ्टर मार्क्स जो था डायरेक्ट एक्शन डे का, कि जब सारी किलिंग्स हुई उसके बाद लोगों की लाशें वैसे ही पड़ी थी सड़कों पे, और गिद्ध आके वो कंकाल पड़े थे एक्चुअली, और उनका मांस नोच नोच के गिद्ध खा रहे थे। और ये मतलब फोटोग्राफ्स हैं, टाइम और लाइफ मैगजीन की फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं उसमें। मतलब हम अपने आप को ह्यूमन बींग्स कहते हैं, मानव कहते हैं, हम जानवरों से बदतर है। इतना खून खराबा अगर हम कर सकते हैं तो हमें इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है हम। क्योंकि आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत कर दी थी, 1973 शायद पहली फिल्म थी। हाँ, जर्नी मतलब मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि पिछले जन्म की बात हो रही है। बहुत सारे लोग अब हैं भी नहीं जिनके साथ मैंने काम किया था, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी। कि टेलीविज़न क्या है ना, एक मॉन्स्टर बन गया है। वही सोशल मीडिया के साथ हुआ है, एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया है जिसको खाना चाहिए 24 घंटे। फिर आप भले उसको न्यूट्रिशनल खाना दो या कूड़ा दो, उससे कुछ उसका मतलब नहीं, और ज़्यादातर कूड़ा ही जाता है। जवान रहने का भूत अपने सर पे ना रखे, क्योंकि जैसे जवानी एक बार आती है वैसे अधेड़ उम्र भी एक ही बार आती है, और वैसे बुढ़ापा भी एक ही बार आता है, और सबके मज़े लेने चाहिए। नमस्ते, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज हमारे साथ हैं पल्लवी जोशी मैम, जिनकी फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स। आज हम उस पर बात करेंगे। उसके अलावा उनके पूरे जो इतना बड़ा उनका लेगेसी है, उनका करियर है, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो यही कि 3 दिन बचे हैं फिल्म रिलीज़ होने में, और जो बंगाल फाइल्स है उसमें शायद आप माँ भारती का किरदार निभा रही हैं, और बहुत कम आपको दिखाया गया है ट्रेलर में। थोड़ा सा अगर आप अपने किरदार के बारे में एलोबरेट कर सकें तो। माँ भारती माँ है, भारती माता। और आप ऐसा सोचिए कि अगर आज जो भारत माँ है हमारी, और हमारी एक ही संस्कृति है जिसमें हमने अपनी धरती को एक माता के रूप में देखा है। एक छवि बनाई है उनकी मूर्ति बनाई है, उनकी पूजा की जाती है। तो आपके सामने अगर इस वक्त भारत माँ आके खड़ी हो जाए तो वो कैसी होगी, और वो आपसे आके क्या कहेगी, और वो किस हालत में होगी। बस यही है माँ भारती। तो जो ट्रिलॉजी आपने शुरू करी, ये शायद उसका लास्ट पार्ट है जी। तो वो पॉइंट क्या था जब ऐसा लगा कि हमको, या फिर जैसे आपने ताशकंद फाइल बनाई तो वहाँ तो जो शुरुआत हुई, तो फिर उस बीच वो पॉइंट आया कि हमें ये ट्रिलॉजी शुरू करनी है या फिर हमें इसको ट्रिलॉजी का रूप देना है। और क्योंकि थ्रू आउट शायद ट्रैफिक इन बुद्धा जाम से आपको जो बैकलैशेस हैं वो सब झेलने को मिल रहे हैं, और तरह तरह की बातें आती हैं कि नैरेटिव सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, ये है वो है। फिर भी ये फिल्में बनाने का जो एक साहस कहूँ या फिर आपका जो जुनून है वो लोग आप कर रहे हो, तो वो हुक पॉइंट क्या था ट्रिलॉजी बनाने का? और कश्मीर फाइल्स के बाद जितना आप लोगों को ट्रोलिंग हुई है, सपोर्ट मिला है, सब कुछ मिला, उसके बाद फिर आप बंगाल फाइल्स आपने जो बनाई है, वो पूरा एक पॉइंट आप बताएं प्लीज़। सबसे पहले हमने ट्रिलॉजी के बारे में ताशकंद से पहले ही सोचा था, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम के तुरंत बाद में। और तब एक बहुत एम्बिशियस सपना था ये, क्योंकि बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं दुनिया भर में जिन्होंने ट्रिलॉजीज पूरी की हैं या बनाने का भी साहस किया है। तो हम 13-14 साल पुरानी बात है, तो थोड़े से जवान थे और थोड़ी वो अंदर थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी एक भरा हुआ था। तो हमने सोचा हम एक ट्रिलॉजी बनाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी पे बनाएंगे, और हमारे जो 3 मूलभूत अधिकार हैं, ट्रूथ, जस्टिस एंड राइट टू लाइफ, इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो ये डिसाइड तो तभी किया था हमने कि हमारे जो 3 शेर हैं वो 3 शेर क्या रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ताशकंद फाइल्स में हमने राइट टू ट्रूथ का मुद्दा उठाया था शास्त्री जी की कहानी बता के। कश्मीर फाइल्स में राइट टू जस्टिस का मुद्दा उठाया था कश्मीरी पंडितों की कहानी बता के। और बंगाल फाइल्स में राइट टू लाइफ हम कर रहे हैं। हमें ये पता था ज़रूर कि ताशकंद से पहले कि हम इन तीनों में से एक फ़िल्म बनाएंगे पार्टीशन के ऊपर ज़रूर। और जब कश्मीर फाइल्स की शूटिंग हम शुरू करने वाले थे 2020 की मार्च में, लेकिन तब लॉकडाउन हो गया और उसके बाद एक के बाद दूसरा वो लगभग जो 6-7 महीने हम सब जब घर पे बैठे थे तो शूटिंग भी हुई नहीं थी, फिल्म भी पोस्टपोन हो गई थी। तो उस दौरान हमने बंगाल फाइल्स की रिसर्च हमने तब शुरू कर दी। और डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली जेनोसाइड, ये दो तो बहुत ही बड़े इंसिडेंट्स हैं जो सामने आए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी रिसर्च आने लगी सामने कि बढ़ते 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 इतनी हो गई वो कि हमारी रिसर्च की समरी रन्स इनटू 18,000 पेजेस। तो हमने ये सोचा कि इस पे शायद 2 फिल्में बनानी पड़े। तो हम थोड़ा और एम्बिशियस हो गए और हमने कहा कि चलो एक क्वार्टेट बनाते हैं ट्रिलॉजी की जगह पर। मुझे नहीं लगता हम क्वार्टेट पूरा कर पाएंगे। तो हमने इसलिए इसका नाम रखा था द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। हाँ, मैं ये पूछूंगा कि ये फिर बाद में चेंज, मैं बता रही से पूछा था ये, तब उन्होंने बताया था प्लीज। सो द दिल्ली फाइल्स इसलिए क्योंकि दिल्ली इज द एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सारी चीज़ें वहीं से उसका सब हाँ उगम वहीं से है, सारा गंगोत्री तो वही है। तो दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर एंड देन दिल्ली फाइल्स द नेक्स्ट वन, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि ये बहुत बड़ा रिसर्च है तो इसको इसमें 2 फिल्में आराम से निकल सकती हैं। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट हमने लिखी, मतलब विवेक ने जब लिखी स्क्रिप्ट, तो पहले तो हमें पसंद नहीं आई। तो इसकी काफ़ी बार हमने इसकी कहानी लिखी। इसकी कहानी 8 बार चेंज हुई है। अच्छा, 8 बार, मतलब कहानी मतलब पूरी तरह से सारे कैरेक्टर्स, सारा कुछ जिस तरह से वीव किया था पूरा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो 8वीं बार जब विवेक फाइनली एक और फ्रेश स्क्रिप्ट लिख कर लाए, तब हमें लगा कि हाँ ये सही है। अभी दिस इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग स्क्रिप्ट और जो हम कहना चाहते हैं वो सब इसमें बहुत क्लैरिटी से आ रहा है। फिर उसके बाद खैर उसके भी तो वर्जन्स बनते हैं, फिर ड्राफ्ट्स बनते हैं, तो वो भी काफ़ी बने, 17-18 ड्राफ्ट्स बने। लेकिन ये फिल्म बनाते हुए हमें ये एहसास हो गया दैट दिस फिल्म इज़ इनफ। तो इसके बाद और कोई चैप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इसमें राइट टू लाइफ बहुत अच्छे से इसमें निकल के आ रहा है। तो फिर हमने सोचा कि फिर दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर नाम क्यों रखें हम, फिर वो ना ऐसा हाँ, कान पकड़ने वाली बात हो जाती है। और उससे थोड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन भी हो रहा था। बहुत सारे लोगों को, जो हमारी ऑडियंस है, उनको लग रहा था कि शायद ये 1984 के सिख दंगों के बारे में हो या तो फिर 2020 की शाहीन बाग के बारे में हो। तो दिल्ली का नाम आने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और किसी भी फिल्म की मैसेजिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो हमने वो बंगाल चैप्टर हटा के, दिल्ली फाइल्स हटा के, हमने उसका नाम डायरेक्टली बंगाल फाइल्स रख दिया। बंगाल फाइल्स तो रखा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से जो माहौल है या फिर जो हम भी देख रहे हैं, तो बंगाल में शायद फिल्म रिलीज़ होगी नहीं होगी, क्या होगा। आज ही विवेक सर ने अपना वीडियो लॉन्च किया कि उसमें बोला कि एग्जीबिटर्स को परेशान किया जा रहा है। उस पर क्या टेक है, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला हुआ है कि भाई मैडम बनर्जी आएँ और हम उनको फिल्म दिखाएंगे और जो भी उसके बाद निर्णय लें वो। तो अभी भी क्या टेक है, अभी क्या कोई बातचीत हो रही है, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर सिर्फ वही हो रहा है कि आप लोग ही कोशिश कर रहे हो कि हम बात करें, ताकि क्योंकि फिल्म जब कोई बनाता है, कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, तो लगता है कि सब लोग देखें। बिल्कुल, कैसी होगी, बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या होंगे, क्या होगा, वो बाद में डिसाइड होता है। लेकिन पहले से जो ये एक प्री प्लान्ड, अगर कहा जाए कि ये कैंपेन चल रहा है या फिर फिल्म ना रिलीज होने देना, कोई भी फिल्म हो, तो उस पर क्या है, और अभी आप क्या टेक लेंगे अगर नहीं भी रिलीज हो रही है, फिर उनकी तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं? नहीं, हम तो बस यही याचना कर सकते हैं उनके सामने कि आप हमारी फिल्म देखें। मैं तो उनको यही कहूँगी कि आप एक महिला हैं, भारतीय महिला है, आप एक बंगाली भारतीय महिला हैं, तो आपके परिवार में, घर परिवार में भी कोई ऐसे लोग होंगे ज़रूर कि जिन्होंने देखा होगा डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त क्या हुआ था, नोआखली जेनोसाइड के वक्त क्या हुआ था। शायद कुछ उनकी यादें उससे जुड़ी हुई हों। और बंगाल की भूमि की इतनी मतलब इतना
डायरेक्ट कनेक्शन है उससे। बिल्कुल। तो वहाँ उस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की जब कोई सेंसिटिव फिल्म आती है जो बंगाल के विषय पे बनी है, उसको उन्हें उसका साथ देना चाहिए। तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि वो एक बार देखें फिल्म और फिर डिसाइड करें। बिना फिल्म देखे कोई कुछ नहीं डिसाइड कर सकता। देखिए, फिल्म किसी भी हीरे को अगर परखना हो तो उसको जौहरी के पास तो ले जाना पड़ता है। तो जब तक फिल्म लोगों के सामने नहीं आएगी, जब तक अपना रिएक्शन नहीं देंगे, तो एक ट्रेलर देखने से या ना देखने से आप पूरी फिल्म का फैसला नहीं कर सकते। ट्रेलर होता है, फिल्म का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो एक लोगों तक एक बात पहुंचाने के लिए ट्रेलर बनता है। तो आप फिल्म तो देखिए पहले क्या है। पूरी फिल्म बनाने में, मतलब दूसरी ट्रिलॉजीज में जो दूसरे पार्ट्स बने उनकी नहीं, लेकिन खासकर बंगाल जब ये बना रहे थे आप फाइल, इस पर सबसे चुनौतीपूर्ण सीन कौन सा था जो आप लगे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट था, या फिर ये अभी भी ऐसा है कि इसको शूट करते वक्त हमारे जहन में रह गया है? सारे ही सीन्स, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन डे का जो पूरा उसकी जो शूटिंग करी है हमने, वो इतने सारे लोग थे उस वक्त। और बंगाल फाइल्स ना बहुत क्राउडेड फिल्म है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड्स हैं इसमें। तो हर दूसरे या तीसरे दिन एक्स्ट्राज हमारे सेट पे रहते थे। तो ऑन एनी गिवन डे हमारे सेट पे 300-350 लोग तो रहते ही थे। और किस तरह का सीन है उसके हिसाब से कभी 50 एक्स्ट्राज आ रहे हैं, तो कभी 200 आ रहे हैं, कभी 1000 आ रहे हैं, मतलब दे वर कमिंग इन ऑल नंबर्स। तो एनीथिंग बिटवीन आई से 250, 300 टू 1200 पीपल। इसके बीच में हमारा आंकड़ा शिफ्ट होता रहता था, लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह का। तो जो एक्चुअली आफ्टर माथ जो था डायरेक्ट एक्शन डे का, कि जब सारी किलिंग्स हुई उसके बाद लोगों की लाशें वैसे ही पड़ी थी सड़कों पे, और गिद्ध आके वो कंकाल पड़े थे एक्चुअली, और उनका मांस नोच के गिद्ध खा रहे थे। और ये मतलब फ़ोटोग्राफ्स हैं, टाइम और लाइफ मैगज़ीन की फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं उसकी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि लाशों को जलाने वालों को ही मार डाला था, सफाई कर्मियों को मारा था। तो कोई कुछ करने वाला कोई बचा ही नहीं था, बस लाशों का ढेर पड़ा था वहाँ पे। तो ऐसे में कुछ लोग आगे आके उन्होंने मास क्रेमेशन किया कि एक ही चिता में 10-10 बॉडियाँ डाल के उन्होंने किसी तरह वो लाशों का ढेर वहाँ पे ख़त्म किया। तो ये इसका जब चित्रण करना था हमको, तो काफ़ी डमीज़ भी थी हमारे पास, लेकिन लाइव लोग भी थे जो कैमरे पे सामने बिल्कुल दिखने वाले थे। तो उनके ऊपर वही वो मेकअप लगाना है कि आधा मांस लटका हुआ है, उनका शरीर काला पड़ा हुआ है, पूरा खून है सूखा हुआ शरीर पे। ये सब करते वक्त तो कर गए हम लोग, लेकिन जब मॉनिटर पे देखा और जब रात को आप जब सोचते हैं ऐसे सीन्स के बारे में, तो आपको कहीं ऐसे लगता है कि भाई हमने तो सिर्फ शूट किया है, ये हम तो बहुत क्रिएटिव हो रहे थे इसको लेके, लेकिन ये वाकई में हुआ है। वाकई में ऐसे ही हज़ारों में लाशें बिछी हुई थी कलकत्ता की सड़कों पे। तो 2 मिनट के लिए ऐसा दिल दहल जाता है और ऐसा लगता है कि कितनी क्रूरता भरी है हमारे ही अंदर। मतलब हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, मानव कहते हैं, हम जानवरों से बदतर है। इतना खून खराबा अगर हम कर सकते हैं तो हमें इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है हम। ये हमने बंगाल फाइल्स की बात कर ली, लेकिन हम तो क्या, मेरे शायद पेरेंट्स भी आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, I'm sure। तो तकरीबन 5 दशक से ज़्यादा का करियर है आपका, और बहुत वास्ट फिल्मोग्राफी है, टेलीविज़न में भी आपने काम किया है। कभी जब ऐसे बैठती होंगी खाली ऐसे चाय की चुस्की लेते हुए, तो कभी सोचती हैं आपकी पूरा करियर कैसा है और कैसी जर्नी रही? क्योंकि आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत कर दी थी। 1973 शायद पहली फिल्म थी। 1973 में थी। आई शॉट इट इन 73। 75 में रिलीज हुई थी वो। हाँ, जर्नी मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की बात हो रही है। बहुत बहुत लंबा अरसा हो गया है, और उस वक्त के बहुत सारे लोग अब हैं भी नहीं जिनके साथ मैंने काम किया था, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी। कुछ लोग हैं जिनके बारे में अभी बिल्कुल बात नहीं की जाती फिल्म इंडस्ट्री में। तो
क्या है ना, ऐसे में जीवन का अनुभव आपको हो जाता है और बहुत करीब से आप जीवन को देखते हैं और आपको समझ में आता है कि कभी ना कभी आपको भी वहाँ पहुँचना है। आज तो चलिए सब फिल्मों के बारे में बात हो रही है, हम 25 जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी ना कभी हमें भी घर पे अकेले बैठना है, हमें भी कभी भुला दिया जाएगा। तो ये चीज़ों से अगर आपका वास्ता शुरुआत में ही पड़ जाए, आपको अगर शुरुआत में ही एहसास हो जाए, तो आप निराश नहीं होते फिर, क्योंकि आप इसको यू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एकदम से जब वो पहाड़ टूट पड़ता है कि जो लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जो घर पे बुकेज आते हैं, चॉकलेट्स आते हैं, वो एक दिन जब एकदम बंद हो जाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ सकता है किसी को। लेकिन अगर आप अपने आप को तैयार रखें कि कभी ना कभी वो दिन आने वाला है, तब तो जिस दिन वो फ्लावर बुके नहीं आएगा उस दिन शायद हमें लगेगा कि हम ट्रूली लिबरेट हो गए हैं। जब मैं आ रहा था तो मैंने ऐसी एक मेरी साथी, उन्होंने बोला कि तू आज इंटरव्यू करूँगा? हाँ, पल्लवी मैम का इंटरव्यू। बोला यार उनका एक शो था, टीवी शो, जिसमें वो एनसीसी कैडेट बनती थी। हाँ, और वो मतलब उन्होंने जितने भी शोज किए वो तो एक मुख्यतः शो है कि जो समय से बहुत आगे का शो था जी। जब आपने वो शो किया तब शायद कमीशन भी नहीं होती थी लड़कियां आर्मी में, और पहली बैच हुई हाँ, थी। तो उसने वो चीज़ करी, उसको बड़ा इंटरेस्ट है उसका नेवी और इन सब में, आर्मी में। तो उसने वो बात बोली कि बहुत ही समय से आगे के शोज रहे हैं आपके, बाकी और भी सारे शोज थे। अब उस तरह के टीवी शोज क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अब वही क्यों हम सास बहू और ये सब कुछ मतलब वैसे शोज नहीं आ रहे हैं, चाहे दूरदर्शन में भी कि हम बात कर लें फिर कहीं भी हो। हाँ। तो क्या एक ड्रास्ट चेंज है, क्या ऐसा कुछ हुआ कि बदलता ही जा रहा है? मैं ना उन दिनों को गुड ओल्ड दूरदर्शन डेज कहती हूँ। अच्छा। क्योंकि वाकई में बहुत अच्छे अच्छे शोज तब आया करते थे। तभी आरोहण तो था ही, मृगनयनी, भारत की खोज, भारत एक खोज, रजनी जैसी सीरियल्स आती थी तब। इम्तिहान भी शायद टीवी सीरियल, इम्तिहान 90s का शो था, लेकिन हाँ वो वीकली था। उड़ान था कविता चौधरी का शो, बहुत सैलाब था, बहुत बेहतरीन शोज, सारे बेहतरीन थे। और वो इसलिए थे, अल्पविराम था उसमें से एक, वो इसलिए थे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वीकली शोज थे, तो हफ्ते में एक बार आते थे और हम लोग तकरीबन 13 से 15 दिन लेते थे 4 एपिसोड शूट करने के लिए। अच्छा। तो समय मिलता था 3-3.5 दिन एक एपिसोड के पीछे, इतना समय मिलता था आधे घंटे के एपिसोड में। तो कभी कहीं गलत कुछ हो गया तो बैठ के डिस्कशन कर लिया, नहीं ये सीन थोड़ा इस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें करने की वो एक क्रिएटिव लिबर्टी लेने का समय हुआ करता था। उसके बाद से जब ये डेली सोप्स आए तो मैंने 2 डेली सोप प्रोड्यूस किए हैं मराठी में, और मराठी में 26 एपिसोड आते हैं महीने में, मतलब सैटरडे तक टेलीकास्ट होता है। तो आप समझिए कि महीने के 30 दिन अगर हैं तो महीने में आपको 40 दिन की शूटिंग करनी पड़ती है। ओवर टाइम भी करना पड़ता है। ओवर टाइम भी करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी ट्रेन है कि जो एक बार निकल गई स्पीड के साथ तो निकल गई, बस वो चलती ही जाती है, और गलती से अगर पटरी से उतर गई तो वैसे ही चलती जाती है मोमेंटम में, फिर भी नहीं रुकती। तो आजकल टेलीविज़न का ये हाल है, और इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, सब जगह डेली सोप हो गए हैं। अब तो न्यूज़ का भी वही हाल है कि टेलीविज़न क्या है ना, एक मॉन्स्टर बन गया है। वही सोशल मीडिया के साथ हुआ है, एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया है जिसको खाना चाहिए 24 घंटे। फिर आप भले उसको न्यूट्रिशनल खाना दो या कूड़ा दो, उससे कुछ उसका मतलब नहीं, और ज़्यादातर कूड़ा ही जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आप भाई अच्छा खाना पकाने में समय लगता है। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर 2 मिनट में अगर आपको कुछ बनाना है तो मैगी ही बन सकता है। तो वही होता है फिर, अनहेल्दी जितनी चीज़ें हैं आपके दिमाग के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, वो सब आपके सामने परोसी जाती है। इस पूरे जो करियर था आपका, 6 भाषाओं में काम किया आपने, तो हाँ अच्छा, मैंने भी नहीं गिना आज तक। मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी तो आप हैं, और हिंदी, और शायद तेलुगु में भी किया, नहीं इंग्लिश में किया। हाँ, 6 भाषाओं में आपने काम इंग्लिश में किया। अब एक भाषा विवाद भी छिड़ गया है, बंगाली भी किया मैंने। हाँ, बंगाली भी किया आपने। टोटल 6 भाषाएं मुझे पता है कि आपने किया है। तो जो भाषाई विवाद छिड़ गया है, बतौर आर्टिस्ट क्या लगता है कि मतलब ये होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप मराठी हैं, मराठी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, हिंदी में काम किया, सब में काम किया, तो एक वो वाला टेक।
देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे पहले ये जो हमारे प्रांत भाषा के आधार पे बने हैं, सबसे पहले मुझे वहीं पे आपत्ति है। अब मैं ऐसा बोलूँगी तो कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन सच बोलने में तो क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब देखिए, भारत हमारी भूमि है ना। अगर मैं आज दिल्ली में बैठी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, कल को अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बम्बई में बहुत हो गया, अब मुझे दिल्ली शिफ्ट करना है, तो क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं दिल्ली में घर खरीदूँ और यहीं बस जाऊँ? बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि दिल्ली मेरी है भाई। मैं भारतीय हूँ तो दिल्ली भी तो मेरी है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप जहाँ जाते हैं, आप वहाँ के जो कस्टम्स हैं, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। हम जैसे हमारे बच्चों को हम बाहर भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, वो वहाँ का जो तौर तरीका है, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं ना। वहाँ तो वो कूड़ा रास्ते पे नहीं फेंकते। तो उसी तरह से आप जहाँ जिस प्रांत में जाते हैं, उस प्रांत का आप सम्मान करिए, उसका मान रखिए। आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी बोलना अगर नहीं भी आती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आपसे मराठी में अगर बात कर रहा है तो आप खिल्ली ना उड़ाए उसको बस प्यार से ये बोले कि भाई मुझे नहीं आती मराठी, आप क्या मुझे हिंदी में समझा सकते हैं? बस इससे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यही प्रॉब्लम सब जगह होती है कि हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं हर चीज़ को लेके। और क्यों ना हो, मुझे बताइए, हमारे ट्रैफिक की समस्या है सब जगह, पोल्यूशन की समस्या सब जगह है, हमारे यहाँ घूसखोरी की इतनी समस्या है, इतना करप्शन है। एक आम आदमी तो इतना इन चीज़ों से जूझता रहता है पूरा दिन, तो उसमें और एक अगर उसके सर पे लाद दो तो वो तो चिड़चिड़ा ही हो जाएगा। तो कहीं पे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं इससे, लेकिन हाँ, ऑन अ ब्रॉडर लेवल आई थिंक इफ़ ऑल इंडियंस स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर एंड ऑल कस्टम्स, और अगर ये सोचे कि ये बंगाल का कस्टम नहीं है भाई, ये मेरा भारत का कस्टम है, ये महाराष्ट्र का कस्टम नहीं है, ये मेरे भारत का कस्टम है, तो सारी समस्याएं ऐसे सुलझ जाएंगी। यूटोपिया है, पर बोलने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें ही आप दो चीज़ें पूछ लूँगा। पहली चीज़ तो ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी आपको जो बता रहा हूँ, लोग दिखते आ रहे हैं, तो उनके लिए ब्यूटी टिप्स क्या है आपकी? मतलब कैसे आप इतना अपने आप को अभी भी रिलेवेंट बना के रखी हुई है, त्वचा से लेके हर चीज़ में? तो कुछ फैशन एंड ब्यूटी टिप भी दीजिए हमारे क्या बोलते हैं दर्शकों को भी, और जो आपको बचपन से देखते आ रहे हैं उनके लिए भी। पता नहीं, ये कुछ जो आप फॉलो करती हैं। हाँ, कुछ तो भाई मैं अपने पुरखों को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी, कुछ जेनेटिक्स अच्छे हैं तो उसका भी फायदा हो जाता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप खा सकते हैं वो आप चेहरे पर ज़रूर लगाएं, ये तो मैं टिप ज़रूर दूंगी। एवरीथिंग ऑर्गेनिक इज़ वेरी गुड। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जवान रहने का भूत अपने सर पे ना रखे, क्योंकि जैसे जवानी एक बार आती है, वैसे अधेड़ उम्र भी एक ही बार आती है, और वैसे बुढ़ापा भी एक ही बार आता है, और सबके मज़े लेने चाहिए। और जिस उम्र में आपको जैसे दिखना चाहिए वैसे आप अगर दिखें तो आप और ग्रेसफुल लगेंगे। तो 50 साल की उम्र में 25 का दिखने की कोशिश ना करें, आप 50 की ही बनी रहें, तो सब अपने आप सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा है। बस अंत में आप बता दीजिए कि बंगाल फाइल्स का एक जो अपील है कि भाई क्यों देखनी है और जाकर आपको क्या मिलेगा, और बस जाएं देखने, पहले से एक वो पूर्वाग्रसित ना हो। तो एक बार आप जो भी आप कहना चाहें तो। कहाँ से शुरुआत करूँ? खैर, आप सब जानते हैं कि हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए जिनके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, या जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से थोड़े हिचकिचाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे बहुत बेबाकी से आज तक छिपाई गई हैं। बंगाल फाइल्स एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी ही इतिहास का खुलासा हमारे सामने करने वाली है, और किसी और वजह से नहीं। तो मैं समझती हूँ एक भारतीय होने के नाते हमारे पार्टीशन के वक्त, जिसको ग्रेट कैलकटा किलिंग्स कहा गया था, 40,000 लोग एक दिन में मर गए थे,
उन हमारे भारतीय भाई और बहनों के लिए उनके लिए एक श्रद्धांजलि समझ लीजिए। हम अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं और ये देख ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से हुआ। बस इसी श्रद्धा को लेकर अगर आप आएँ थिएटर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो भी हुआ है उसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक मेरे ख्याल से हमारा एक मैसेज तो ज़रूर पहुंचेगा यूनिवर्स में दैट वी केयर, एंड दैट्स ऑल वी नीड टू डू. So let's just care for each other as Indians, as people of the world, and love and respect each other. Thank you so much, ma'am. Thank you. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.